चलिए चलिए आज हम लोग 10th क्लास का, कल हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था हिंदी का वो हमने किया था। आज हम लोग जितने भी 10th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। और यदि इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि आपका टोटल क्वेश्चन हिंदी का बनेगा एग्जाम में, है ना। ऐसे आपको निबंध लिखना सिखाए दिए हैं, पत्र लिखना सिखाए दिए हैं, कुछ ग्रामेटिकल टर्म पढ़ा दिए हैं, खाली इसका क्वेश्चन सिखा देना है, उसके बाद सारा चीज कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा हुआ है ना। इसको हम लोग पढ़े भी पहले से भी है। कह रहा है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। देखिएगा, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये किस लेसन से लिया गया है? फर्स्ट लेसन से। इसका नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। देखिएगा, इसका उत्तर भी आप लोग भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पढ़ के ऐसा समझा रहे हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जिसमें जाति प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं है। जैसे में आपको अभी तो फिलहाल में ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले जिस जाति के लोग थे उसी जाति के वह काम कर पाते थे, दूसरा काम उनको करने की आजादी नहीं थी, इसलिए वो सबसे बड़ा उत्पीड़न मानते थे। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो भी पूजा पाठ की जो योजनाएं हैं, चाहे काम किया गया है, वो हमारे ब्राह्मण समाज को दिया गया है। दूसरा कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करा सकता है। जो भी लोहार और सुनार का काम है वो सुनार भाई लोग काम करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये पहले ही कंसेप्ट थी। अब लोग जो है कुछ काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी इस किताब के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से जाति प्रथा इस समाज की सबसे बड़ी क्या है, मतलब उत्पीड़न है। अब देखिएगा, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। मान लो किसी व्यक्ति को पूजा पाठ कराने में कोई रुचि नहीं होती है, लेकिन समाज कहता है कि नहीं, तुम पंडित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पूजा पाठ ही कराओ, दूसरा काम नहीं करो। या छोटा तो कोई लोहार है, उसको काम लोहार का काम अच्छा नहीं लगता है, सोनार का काम अच्छा नहीं लगता है, चाहता है दूसरा काम करने के लिए, तो उसको वो आजादी नहीं दी गई है। बोला गया है जिस जात के हो वही काम तुम करो, जो कि क्या है, गलत है। अब देखिएगा, मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग हो, मतलब तुमको जिस काम में मन नहीं लगे, दिल न लगे, वो तुम काम जबरदस्ती करोगे तो वो काम में कभी सफलता आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो कुशल कैसे प्राप्त की जा सकती है? मतलब जिस काम में आपको अच्छे से मन नहीं लगेगा, उस काम को आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि जाति प्रथा है तो सबसे बड़ा क्या है, उत्पीड़न है ये हमारे समाज के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? जैसे मैं मान लो कुशल व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति कुशल हो, जो काम करने में सक्षम हो, समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता तो सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता या योग्यता के आधार पर कर सके। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो जो व्यक्ति उसके अंदर क्षमता हो जाएगा काम करने का, और हमें समाज आजादी दे देगी कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से काम करिएगा, तो आप उस काम में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको काम करने में, दूसरा काम करने में ऐसा लगता है, उस जाति से हटके है, यदि उसमें काम अच्छा लगता है, उसको रुचि लगता है, तो वो बेहतर काम करेगा। जैसे सिंपल सी आप जानिएगा, आप नाम सुने होंगे, अभी हम लोग पढ़े भी थे, इसका पंडित बिरजू महाराज पढ़े हैं,
उनका मन किस में लगता था? डांस में। डांस में लगता था, उन्होंने डांस किया और पूरे विश्व में क्या हो गए? फेमस हो गए, है ना। डांस किए, कौन सा कथा कथा डांस करते थे? उसी के साथ देखिएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। अरे उनको शहनाई मिली, रुचि मिला, मतलब वो उनको दिया गया और वो उनको रुचि भी लगा, उनको बजाने में अच्छा भी लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में भी फेमस हो गए। मतलब जिसमें आपका रुचि लगे वह काम करिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। ये कुशल, जिस काम में कुशलता आपको आज हासिल है वह आप काम करिएगा तो बेहतर आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ये क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछता भी है ना। देखिएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब इस समय हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, देश जाते हुए बहुत दिन हो गया है, लेकिन फिर भी इस समय जो जातिवाद जो अपने मन में रखने वाले लोग हैं बहुत सारे अभी भी हैं। कौन बोल रहे हैं? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जातिवाद को पोषने वाले अभी भी समाज में हमारे कुछ लोग हैं। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। इसको जो मानने वाले लोग हैं तो क्या करते हैं जी? जाति प्रथा को ही क्या करते हैं? श्रम का आधार मानते हैं। मतलब जिस कास्ट में जन्म लिए हो वही काम तुमको करना है, जो कि क्या है? गलत है। कुशलता तो आपको मिल नहीं पा रहा है, जिस काम में रुचि है आप कर नहीं पा रहे हैं, यदि जिस कास्ट में है उसी काम को करिएगा तो कुशलता का कोई महत्व नहीं रहेगा, आपको अच्छे से आप उस काम को नहीं कर पाइएगा। अब देखो, उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम का विभाजन होनी चाहिए, मतलब जिस काम में हमें रुचि रहना चाहिए वो काम हमको मिलना चाहिए, हम तब ना हम उसको काम कर पाएंगे जी। जिसमें रुचि ना हो हमको काम दे दीजिए, हम कर पाएंगे नहीं? कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जिसमें रुचि नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि जबकि नहीं है, हाँ ठीक है, जबकि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि यह आधुनिक सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात है। मतलब वो बच्चा जब जन्म लेने वाला है, पेट में ही है, उसी समय उसका निर्धारण कर दिया जाता है कि वो कौन सा काम करेगा, जो कि क्या है? गलत है। जब तक वो बड़ा नहीं होता है उसके अंदर उसको करने की, कार्य करने की क्षमता विकसित नहीं होती है, वो किस काम को करने में निपुण है ये नहीं जान पाते हैं, तब तक उसको ऐसी मतलब उसको देना नहीं चाहिए, थोपनी नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? उस पर थोप देते हैं कि तुमको ये काम करनी, जो कि क्या है? गलत है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये आता है जाति प्रथा के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। मतलब जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, तुम बताओ। ये सिंपल सी बात है कि जाति प्रथा के आधार पर जब लोगों को हम बांट देते हैं ना, तो जो व्यक्ति जो जिस काम में रुचि नहीं रखता है मजबूरन उसी काम को उसको करना पड़ता है, अंततः अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके चलते होता क्या है? ठीक है, उनको दिया जी। चलिए, अभी ये लाइट कटा था, सुबह से लाइट नहीं है इसलिए मेरा इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, फिर देखते हैं कब तक ले चलता है। देखिए क्वेश्चन है, जाति प्रथा हो जाएगा। क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। जो हम लोग का जो ऐसे रूल चल रहा है कि जाति के आधार पे काम करना है, ये क्या करता है? बचपन में ही किसी व्यक्ति को ये बांध देता है कि आपको यही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, जो कि गलत है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। मतलब बड़े समाज हमारे जो पंडित लोग हैं, पांडे जी लोग हैं,
ये छोटा काम नहीं करेंगे, पूजा करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, लेकिन दूसरा काम नहीं करेंगे। ऐसे हमारे समाज कहता है कि नहीं, अरे अब पंडित जी होकर ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, छोटी मोटी काम आपको नहीं करनी चाहिए, भूखे मरिए ठीक है, लेकिन कुछ करिएगा नहीं। मेरा समाज कहता है, हम नहीं कर रहे हैं, मेरा समाज कहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है। इस समय समाज देखिएगा हमेशा बदलाव खोज रहा है। यदि आप बदलाव नहीं करते हैं तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आप विलुप्त हो जाएंगे। देखिएगा बहुत कुछ दिन पहले साइकिल का जगह जगह पे दुकान था, बहुत सारा दुकान था, और मोबाइल रिचार्ज करने का बहुत सारा दुकान था, एक कूपन मिलता था, सीडी कैसे चलता था। अब सीडी कैसे वाला दुकान अभी नहीं बदलता अपने आप को, नहीं चेंज करता तो क्या होता, वो भी चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो समय समय में क्या करना है, अपने आप को बदलना है। लेकिन जाति प्रथा जो है कभी बदलता नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है कि आप जाति, जिस जाति में है वही काम करिए, दूसरा काम मत करिए। भले बेरोजगार रहिए, भूखे मरिए, लेकिन आप दूसरा काम नहीं करिए, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा क्वेश्चन ये, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन है, छोड़ो इसमें भी बनाए अभी इसको। दूसरा क्वेश्चन आता है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। याद है मदन, मदन क्या होता है जी, जब उसके पापा, वो जानता था कि पापा जी मारेंगे तो पीठ ठीक कर लिया था कि पापा जी मारेंगे, मारने उसको गले उठा लिए, गोले लगा लिए। इसको बुझाई नहीं था कि वो क्या रहा है मेरे साथ, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम मार क्यों नहीं रहे हैं। इसलिए क्या हो गया था, उसका हक्का बक्का हो गया। ये रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और दो दो दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। मदन को डर था कि आज मार और दिनों से क्या होगा, और बुरा होगा, लेकिन गिरधर लाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को हाथों में लिपट लिया और क्या किया, उसको अच्छे से मतलब लपेट लिया, गले लगा लिया। वो बेचारा मदन को समझ में नहीं आता वो कह रहा है मेरे पास। जब भी छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो पापा बहुत मारते हैं, आज क्या हो गया, पापा जी गले लगा लिए। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम हमारे साथ हो क्या रहा है ना। याद है आप लोगों को कि मदन को गया था, लड्डू मांग रहा था ना कासू मदन से, उसने क्या बोला, है तेरे बाप के लड्डू कि हमने तुम्हें नहीं दिया। और उसके बाद क्या किया, तुरंत कासू दो फाइट, एक फाइट मारा, एक घुसा मारा, उधर दूसरा कोई है। मदन तो अपने था अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद देखना आओ देखा ना था, मदन हाय मारा उसको, करीबन दो दांत तोड़ दिए। अब तो मारने के लिए मार गए, सब दोस्त जो उसके अगल बगल बैठ के खराब देख रहे थे। जब दो दांत टूट गया कासू का तो सारे दोस्त 9 2 11 हो गए, भाग गए, चारों अपने घर चले गए। अब मदन को लगा कि बाप आज के बाद आज तो पिटाई होगा, हाय सुख बढ़िया से पिटाई होगा। बेचारा घरे गया, चुपके गया, और क्या हुआ, देखा कि भाई अब बात हमारा हो रहा है, सुना कि बात हो रहा है हमरे, तो चुपचाप, रात हो गया था, दिन में कहीं छुप गया था, नहीं गया था। और धीरे से भूख तो लगा था, बेचारा छोटे बच्चे ना था जी, भूख तो लगा था, बोला चलो पहले भर पेट खा लेते हैं। कहा, वो देखा कि दूसरे रूम में मम्मी और पापा बात कर रहे होंगे, पापा गरज रहे थे। और उसके बाद धीरे से जब गया, देख रहा है अरे पापा जी तो गरज ही नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो बोला चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद भले पिटाया जाएगा, देखा जाएगा। जैसे घुसा रसोईया घर में, तब तक क्या हुआ, वहां पे रखा था लोटिया, लग गया उसके पैर से। अब डरा गया कि अब हमको मिलेगा। पापा जी जैसे आए, अब पीठ को एकदम बढ़िया को लेके पापा जी मारेंगे पीठी को, तो पापा ने गोदी में उठा लिए। हक्का बक्का लग गया, अरे ये क्या हो गया, पापा जी हमको मार क्यों नहीं रहे आज, है ना। यही क्वेश्चन यहां से है। अब देखो, मदन अपने पिता गिरधर के व्यवहार में आए इस परिवर्तन के कारण हक्का बक्का रह गया। देखा कि अरे पापा जी इतना मारते हैं हमको, छोटे मोटे बाप को काम गलती करने पे बहुत मारते हैं, आज मार क्यों नहीं रहे, हक्का बक्का रह गया ये। चलो, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक का क्या दिखाना चाहता है। अभी हमने बता भी दिया इसके बारे में, है ना।
अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में, 2021 में, 2023 में, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। याद है ना, अभी ने बताया हम, जब लट्टू अपने मदन अपने दोस्तों के साथ जब लट्टू खेल रहा था तो मदन वहां, सॉरी, कासू गया। कासू क्या किया, उससे मांगा लट्टू, लट्टू दे रे, ये बोला है भी तेरे बाप के कि लट्टू दे तुम्हें। और उसके बाद क्या हुआ, इस बात पे गुस्सा हो गया कासू और एक घूसा मार दिया। जब एक घूसा मार दिया उसको पटक के दो दांत तोड़ दिए। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेल था। शाम के वक्त कासू के बंगले के अहाते मतलब पास की बंगल वाली गली में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। कौन? मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। चलो, खेलता कूदता कासू वहां आ जाता है। आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। वो बोलता है कौन? कासू बोलता है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। बड़े बाप का बेटा है यहाँ पे, और बड़े बाप के बेटे छोटे छोटे लड़कों से क्या बोलता है? बोलता है ऐसे। कहा गया खेलेगा। मदन लट्टू देने से मना कर दिया। कासू तैस में आ गया कि हमको लट्टू नहीं देगा, हमको नहीं देगा। आओ देखा ना ताओ, मदन को एक घुसा रसीद कर दी। क्या हुआ? इसी उम्र में, हाँ यहाँ पे बतावे किए थे, इसी उम्र में नौकरों पर हाथ, बहनों पर हाथ चला देता था। आदत से लाचार हो गया था ये, क्या मारते मारते इसको भी लगा कि ना आओ देखा जाता, क्या किया, मदन पे भी एक घुसा मार दिया। जब मदन को मारा घुसा तो चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था, उसकी याद है ना। उसके पापा जी बोले थे ऐसे ही लड़के चोर और डाकू बनते हैं। तो ये डाकू चोर बता ही पहले से भी कब मारने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते और झोपड़ी और महल की लड़ाई है। अहाते में यही लड़ाई हुई होती तो कासू सिर हो जाता, लेकिन यह लड़ाई अहाते में नहीं थी। अहाते में तो समझ रहे ना, कासू के घर के आसपास लड़ाई होता, उसमें कौन जीतता? कासू। लेकिन वह कहाँ था? गली में था, उधर साइड में। इसलिए वहां पे क्या किया, मदन पटक के दो दांत तोड़ दिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में? ये क्वेश्चन पूछा है 2011 में, 2014 में, 2019 में, इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। खोखा सेन दंपति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का था। मतलब हमका बुढ़ापे की सहारा कौन था? खोखा। मतलब 5 लड़कियों के बाद एक लड़का था। बहुत बहुत वेट किए थे इसके पापा जी, खोखा के बाबूजी। 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था, इसलिए इसको बहुत मानता था लोग। वह ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा का अभिभार तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद सेन दंपति को बाकी नहीं रह गई थी। अब उनको लगा था कि हमको बेटा अब नहीं होगा। उस समय कब हुआ? खोखा हुआ। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। कैसा था जी? खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मतलब कहने का मतलब ये कि सारे नियम इस पे लागू नहीं होते थे। इसके बहनों के लिए अलग नियम थे, इसके लिए अलग नियम थे। आया समझ में? इसलिए क्या था, ये अपवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? हम लोग का जानते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा धर्म यहाँ पे है भारत में। विश्व विख्यात विद्वान मैक्स मुलर कहते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। बात बिल्कुल सही है। भारत में धर्म को क्या है, बहुत अधिक माना जाता है ना। विश्व की सभ्यता भारत प्राचीनता और विलक्षणता से बहुत कुछ सीखती है। मतलब विश्व की जो सभ्यता है, भारत की प्राचीनता मतलब जो हम लोग बीत चुका है, वहां से बहुत कुछ सीखने को और लोगों को मिलता है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास था, उसके अपरिहार्य क्षीणमान रूप से का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ पे ब्राह्मण
और वैदिक धर्म की क्या है, भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है, यहीं से जो बौद्ध जन्म क्या हुआ है, मतलब बौद्ध जी का जन्म हुआ है यहीं से। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरणास्थली है, मतलब यहीं से वो लोग रह के और अच्छे से मतलब विकसित हुए हैं। आज भी यहाँ नित्य नवे मत मतांतर प्रकट व विकसित होते रहे हैं। यहाँ पे तुम देखिएगा बहुत सारे धर्मों का यहाँ पे मतलब उद्गार हुआ है, इसलिए क्या इस बहुत अधिक महत्व दिया गया है। करे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देखो ये पूछा है 2015 में, 2017 में, 2010 में, 2022 में। ध्यान दो, लेखक की दृष्टि से में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, यही हम बता रहे थे तुमसे, है ना। सच्चे भारत दर्शन कहाँ होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत गांव का देश है। कैसा देश है बाबू, गांव का देश है। इसकी 80% से 90% जनता गांव में निवास करती है। आया समझ में, यहाँ भारत की 80% से 90% लोग कहाँ आते हैं, गांव में निवास करते हैं। इसलिए भारतीय आत्मा गांव में बसती है। मतलब भारत का आत्मा कहाँ बसती है बाबू, गांव में बसती है। यहाँ आज के भारत कलकत्ता, बंबई, मद्रास या दूसरे शहरों की चमक बनावटी होती है, जबकि ग्रामीण जीवन सादगी, त्याग और प्रेम पर आधारित होते हैं। गांव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, अपना काम छोड़ के आपकी सहायता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शहरों में होता है, दूसरे किसी वहां पे सामने मर रहा है लेकिन कोई उसको उठाने नहीं जाएगा, तुरंत वहीं से कट करके चल जाएगा, अपना काम करेगा लेकिन उसको उठाने नहीं जाएगा। इस रूप में भारत जो है मतलब गांव बहुत आगे है शहरों से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, बताओ यह किस शब्द से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। हम इसके हिसाब से देखिए 2015 में पूछा है, 20 में पूछा है, फिर 20 में पूछा है, फिर 24 में पूछा है ना। तो ध्यान रखिएगा, नाक 20 में दो बार पूछा है, मतलब सुबह में भी शाम में भी। अरे A1 है ना, A2 है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मतलब फर्स्ट सीटिंग में पूछा हो, सेकेंड सीटिंग में पूछा हो, या दूसरा एग्जाम में पूछा है ना। फर्स्ट 2 होते हैं ना, कभी कभी 2 होते हैं एग्जाम। देखो नाखून मनुष्य के, सुनो, अरे कभी फर्स्ट सेकेंड सीटिंग में होता है कभी कभी, हाँ, तो अलग अलग पेपर रहेगा, दोनों का अलग अलग पेपर रहेगा, समझे। चलो, अरे अलग अलग लोग, मतलब सुबह लड़का हो जाएगा, शाम को लड़की हो जाएगी, ऐसे करके पूछ बनाता है। नाखून, देखो क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। नाखून मनुष्य के पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य अपनी पशुता को जितनी बार काट दे वह मरना नहीं जानती। मतलब मनुष्य अपने नाखून को काट के अपने पशुता को दूर करना चाहता है। इसके नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और आज भी यह मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण दे रहा है कि तुम एक जमाने में क्या थे, पशुओं के समान थे। अपने तो ध्यान रखना, पहले अस्त्र शस्त्र नहीं थे, यही हमारे अस्त्र से शस्त्र, इसी से नोच नोच के काट काट के खाया करते थे हम लोग, है ना। अपने नाखून को बार बार काटने की प्रवृत्ति उसके मनुष्यता की निशानी है, मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह न जाए, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है कि जो भी हमारे अवशेष हैं पुराने वाले बर्बर, इसको दूर कर दें, लेकिन जाता नहीं है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कौन लिखे हैं जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी लाल नहीं लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। चलो, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, तुम लोग को पता हो, बताओ। उनकी छोटी बेटी ने उनसे पूछा था। एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। पापा से पूछ दिए, बताओ, ऐसे ऐसे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तुमने कुछ लिखा नहीं लिखा। ये उठे एक कविता कहानी लिख दिए,
उठे फिराक से क्या कर दिए, लिख दिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। खाली एक क्वेश्चन पूछ दी उनकी लड़की को लिख दिए, उनकी लड़की छोटी लड़की। इस प्रश्न का उत्तर के लिए लेखक पहले पहले से तैयार नहीं था, परंतु प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गए। इसी चिंतन प्रक्रिया में निबंध अस्तित्व में आया और उसके बाद इन्होंने सोचते सोचते वो निबंध क्या कर दिया, लिख दिया, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है ये, निबंध है। क्या है ये, कौन लिखा है, इनसे क्वेश्चन ये कौन पूछा था, उनकी छोटी सी लड़की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देवनागरी लिपि में के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन ये है, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। किसमें, देवनागरी लिपि में। तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। मतलब पहले लिखित नहीं होता था तो कभी कुछ कोई कैसे बन जाते थे। अब बताओ, जैसे मान लो क हम जानते हैं, क जो हम जानते हैं कि ऐसे बनता है। कैसे बनता है बाबू, ऐसे बनता है ना, तुम देखे होगे। अब बताओ ये ख जो है ऐसे बनता है। अब बताओ तुम अपने मन से जाने हो क्या, हमारे, तुमको कौन सिखाया है, तुम्हारे शिक्षकों ने। हमको कौन सिखाया है, हमारे शिक्षकों ने। और उनको कौन सिखाया, उनके शिक्षकों ने। तो कहीं ना कहीं उनको सब कोई पढ़ाते आ रहा है, तब वो हम इसको ख बोल रहे हैं। और यही जब नहीं लिखित था तो कुछ कुछ बोलते थे, कोई कुछ कैसे लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया। लेकिन जब क्या हुआ, जब यहाँ पे देवनागरी लिपि में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे लेखनी काम शुरू हो गई, पुस्तकें छपने क्या हो गई, शुरू हो गई ना, पुस्तकें छपने लगी, तब उसमें स्थिरता आ गया। पुस्तकें नहीं छपती तो स्थिरता नहीं आती। लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है, लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है, जरा हम इस बात पर चर्चा करते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, नागर शैली। यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। जो नागरी जो शब्द है, नागरी जो शब्द है कैसा है जी, नागरी जो शब्द है कैसा है, किसी बड़े शहर या नगर से संबंध रखता है। कह रहा है पादतारीतम, तो कम है यहाँ पे, नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, नाटक है, से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। मतलब ये सबसे पहली बार नगर का उपयोग किसके लिए किया गया है, पटना के लिए। अंतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। जैसे देखो उस समय पटना को यानी पाटलिपुत्र को, पटना को यहाँ पर देखो पाटलिपुत्र को नगर कहा गया और वहीं से नागरी मतलब शैली क्या हुई, शुरू हुई, है ना। भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। मतलब ये पटना जो है बहुत पहले से भी विकसित है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहीं से नागरिक शैली क्या होती है, शुरुआत होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देखिएगा देवनागरी लिपि में हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, है ना, और नेवारी भाषाएं तथा मराठी भाषाएं भी लिखी जाती है। मतलब पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो अब बताओ कौन भाषा, हिंदी, नेपाली, इसको हम लोग खसकुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, खसकुरा, नेवारी तथा मराठी। ये भाषाएं, ये जो भाषाएं हैं इसको भी देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन ये है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ये क्वेश्चन 2017-19 में पूछा हुआ है।
तो देखिएगा बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ तुमसे, याद है? युद्ध में, हाँ, जब वो उस समय सेना था ना, वो उनके पिताजी सैनिक थे, तो युद्ध में क्या हो गए, मारे गए थे। उनकी माँ उसका भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसकी गलतियों पर काफी पीटती थी। मतलब एक कोई गलती करे तो उसकी मम्मी मारती थी। माँ उनकी बड़ी गुस्सैल थी। एक दिन भैंस की पिटाई का काल्पनिक अनुमान करके उसकी माँ एक डंडे से बहादुर की दुगुनी पिटाई कर दी। याद है, बताए थे कल भी सजा की थी कि जब भैंस को उसने मारा था, कहीं कुछ की होगी, उसने मारा तो मम्मी को लगा कि इसने मारा है भैंस को, दौड़ते हुए कहाँ चली गई, मम्मी के पास चली गई। उसके देख के लगा कि भैंस को क्या किया, इसने मारा है। कौन मारा है? बहादुर ने। उसके बाद अनुमान लगाया कितना मारा है, उससे डबल मारी उसकी मम्मी। क्या अनुमान करके उसकी माँ एक डंडे से बहादुर की दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। बहुत मार निपटा गया और उसको वहीं पे छोड़कर चली गई। इससे बहादुर का मन माँ से फट गया। बोला कि ये माँ इतना कोई थोड़ी मारता है, मन से क्या हुआ, इससे फट गया और वह घर से भाग गया। इसमें स्पष्ट लिख दिया है, गया है घर से कुछ पैसा चुरा के तब भागा है यहां से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर ने लेखक घर क्यों छोड़ दिया, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। एक दिन लेखक के घर आए विशिष्टदार ने बहादुर पर रुपए चोरी का आरोप लगा देता है। याद है ना कि वो आया था, लोग बोला कि हम यहीं पे पैसा रखे थे लेकिन पैसा नहीं मिला। कितना रुपया? 11 रुपये। बहुत बढ़िया, लोग याद है क्या जी? गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर दिया कि हमने, फिर भी उसे डराया, धमकाया और पीटा जाता है। मतलब उसने बोला कि हम चोरी नहीं किए, हम पैसा नहीं ले गए हैं, लेकिन फिर भी उसको मारा गया, डांटा गया, धमकाया गया कि पुलिस को दे देंगे, तुम जल्दी बताओ, छुपाया हो ला कर दे दो। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग कुत्ते की तरह दूर दुराया करते थे उसको, है ना। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे